मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 24/7 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा है ईस्ट एशिया समिट का, जिसमें तमाम देश भाग ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहेंगे। लेकिन ये समिट खास क्यों है, आज हम आपको मुद्दे की बात में बताएंगे खास तौर पर, और ये मुद्दा हमने क्यों चुना है वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि मुद्दे की बात में जिक्र होगा चीन का, जिक्र होगा तालिबान का, जिक्र होगा रूस का, जिक्र होगा अमेरिका का, जिसका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देशों की नजर इस वक्त अफगानिस्तान पर है और खास तौर पर अफगानिस्तान में हालात क्या है वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन इससे इतर अगर बात करें ईस्ट एशिया समिट की, तो फटाफट से आपको बता देते हैं कि आज हमने ये मुद्दा क्यों चुना है। क्योंकि क्या चीन की विस्तारवादी नीति पर रोक लग सकेगी, इस पर बात की। क्योंकि क्वाड देशों का जिक्र करते हैं तो पहले मीटिंग क्वाड की हो चुकी है और अब जब ये मीटिंग होने जा रही है तो बेहद खास हो जाती है। क्या हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ घेराबंदी पर बात हो सकेगी, ये भी अहम मुद्दा है जिस पर चर्चा करेंगे। और क्वाड के देश क्या चीन को सबक सिखाने का काम कर सकेंगे, यह भी बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा करनी जरूरी है और ध्यान देना बेहद जरूरी है। क्योंकि यूएन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंद प्रशांत महासागर को लेकर बात कह चुके हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बोला जा रहा था, यानी सीधा सीधा मकसद था चीन को साधने का। फिलहाल चीन के खिलाफ घेराबंदी की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। इसमें अमेरिका, रूस और चीन समेत कुल 18 देश सदस्य के तौर पर भाग लेते हैं। आपको जानकारी पूरी दे देते हैं कि आखिर यह समिट क्यों खास हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इसमें रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति सम्मेलन में शामिल होंगे, यानी तमाम देशों की मौजूदगी इसमें होगी। खासतौर पर ईस्ट एशिया सम्मेलन रणनीतिक वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक का प्रमुख मंच है, जिसमें कई देश शामिल होते हैं और बात की जाती है। फिलहाल ये क्यों खास है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री भारत आसियान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, जो कि कल होने जा रहा है आसियान सम्मेलन, और उसमें भी तमाम तैयारी की जा रही है। इसमें आसियान के सभी 10 देश, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस और भी देश हैं, उसका भी जिक्र फटाफट से कर लेते हैं। खासतौर पर दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार के प्रमुख देशों के साथ बैठक होगी आसियान का, जब हम जिक्र करते हैं। लेकिन ये सम्मेलन क्यों खास है, क्योंकि इस साल ये सम्मेलन क्यों खास है वो आपको फटाफट से बताते हैं। ये सम्मेलन हर साल होते हैं, लेकिन इस बार की खासियत यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ चल रही घेराबंदी के बीच ये बात होगी और पहली बार ये सम्मेलन हो रहा है, खासतौर पर जब क्वाड देशों की मीटिंग हुई है उसके बाद। इसमें ज्यादातर देश चीन के अलग अलग पड़ोसी देश हैं और साउथ चाइना सी या दूसरे इलाकों को लेकर इन देशों का चीन के साथ तनाव चल रहा है। और जब चीन के साथ तनाव चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि चीन पर बात होनी जरूरी है और इस साल चीन पर खास तौर पर बात हो सकेगी। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहली बार इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ट्रंप साहब थे, अब राष्ट्रपति बाइडेन साहब आए हैं चुनकर, तो उनकी मौजूदगी रहेगी। और क्वाड के गठन और सक्रियता के बाद इन सम्मेलनों की अहमियत बेहद बढ़ गई है। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि यह सम्मेलन क्यों खास हो जाता है। फिलहाल 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिस्थितियों को वो समझाएंगे कि यह सम्मेलन आखिर क्यों खास है और यह मुद्दा हमने आखिर क्यों चुना है। कमांडर भूषण दीवान साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल गौड़ साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक बार फिर आने के लिए। अनिल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ आप दोनों हैं, आप अच्छे से समझा पाएंगे। क्योंकि क्वाड देशों की मीटिंग तो हमने देखी थी, जिसमें कहा जा रहा था कि चीन के विस्तारवाद पर बातचीत हो रही है, लेकिन ये ईस्ट एशिया समिट कितना खास हो जाता है ऐसे में जब हम देख रहे हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेराबंदी की जा रही है, उस बीच में ये बैठक हो रही है। भारद्वाज जी, बात यह है कि एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब ये मीटिंग होती है, इस मीटिंग में ये ऐसा कोई भी मुद्दा उठेगा नहीं जिसके अंदर की आइसोलेशन के एक कंट्री को किया जाए। इसमें जनरल बात होगी। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने भी टच करना है, सारे मुद्दे टच करने हैं जो चीन के साथ हो रहे हैं, और उसके साथ साथ टेररिज्म के ऊपर भी वो बोलेंगे कि जी टेररिज्म जो है, जो देश टेररिज्म को फैलाते हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली वो जो है चीन को वो इशारे दे देंगे, बता भी देंगे कि आप एक ऐसे मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि टेररिस्ट स्टेट है और जिसका मुद्दा ये है। और ये जो चीज है ये आपके लिए भी घातक सिद्ध होगी, क्योंकि ये चीज
जो टेररिज्म आज तालिबान अगर वहां पे अफगानिस्तान में आ गया है तो वो आपके लिए भी घातक सिद्ध होगी। और दूसरी बात, जो विस्तारवादी नीति है, जिस हिसाब से इन्होंने अब ये पार्लियामेंट के अंदर अपने जो उसके अंदर वो जो उन्होंने कानून भी ले आए हैं और उसको एक पूरा अमली जामा दे दिया है कि लेजिटिमाइज कर दिया है कि ये जितना हमारा क्लेम है किसी भी मुल्क के ऊपर, भारत के सिर्फ नहीं, किसी भी मुल्क के ऊपर जो भी क्लेम है हमारा, हमारी फौज जो है उसको पूरा करेगी। तो ये जो विस्तारवादी नीति है और जो दूसरी ये जो टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली नीति है, इसके ऊपर जरूर बात होगी और ये ऐसे तरीके से होगी कि जैसे कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में होगी कि, और चीन को ये पता लग जाएगा कि भारत के साथ साथ बाकी जितने मुल्क हैं वो सब यही कह रहे हैं कि चीन जो है वो उसको अब ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या उसका रहेगा आगे का, कि उसकी देखिए इकोनॉमिकली जो चीन है उसको हिट करने के लिए अब सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता कि अगर जब तक चीन को हम इकोनॉमिकली हिट नहीं करेंगे, चीन अपना जो मिलिट्री एक्सपेंशन है वो बंद नहीं करेगा। और उसको बनाने वाले भी यहाँ सारी दुनिया है, क्योंकि सारी दुनिया वो सस्ता माल खरीद खरीद के चीन के साथ में उसको शुरू किया। अब सबसे ज्यादा देखिए फर्क किसको पड़ा है? ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि बीफ एक्सपोर्ट्स और कोल एक्सपोर्ट जो है उसके जो सबसे मेजर उसका चंक था वो चाइना ने बंद कर दिया जब उन्होंने क्वाड के अंदर शमूलियत ली। और अब ये जो सारे मुल्क हैं, अब इनको ये पता लगे कि चीन के साथ देखिए मिलिटरीली जो है कोई भी लड़ाई ऐसे हिसाब में जाएगा नहीं, फेस टू फेस जो है वो लड़ेंगे नहीं, पर ये अब जो है तरीका यही रहेगा इकोनॉमिकली उसको हिट करना है। और सबने यही चीन को बताना है, भारत समेत, कि भाई आपकी जो नीतियां हैं वो गलत हैं, आप सुधर जाएं, नहीं तो दुनिया जो है वो एक हिसाब से वैसी हो जाएगा जैसे नाजी जर्मनी के खिलाफ सारी दुनिया थी, चीन के खिलाफ अब सारी दुनिया हो जाएगी। ठीक है कमांडर भूषण दीवान साहब, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया कि क्वाड में अगर ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा लिया तो किस तरीके से उसके खिलाफ नीतियां बनानी चीन ने शुरू कर दी। अब एक तस्वीर सामने आई तालिबान के साथ, वो तस्वीर हम दिखाएंगे भी अपने दर्शकों को, क्योंकि तालिबान का जिक्र करते हैं तो कल मुलाकात हुई है विदेश मंत्री की तालिबान के बरादर साहब के साथ और तोहफे भी खूब दिए गए हैं और कर्ज के तले अफगानिस्तान को दबाना चाहता है। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अब क्या कहें हम, क्योंकि ये तो नीति रही है चीन की कि उन देशों को टारगेट करिए कि उनको कर्ज के तले दबा दीजिए और पूरा पूरा फायदा उठाइए। पाकिस्तान का उदाहरण तो हम ले सकते हैं खासतौर पर। अब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान भी उसी के दायरे पर जा रहा है। दूसरा विस्तार पात पे भी आएंगे, लेकिन इस पर कमेंट लूंगा क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में बेहद मायने रखती है जब चीन के विदेश मंत्री साहब बरादर साहब से मिल रहे हैं। चंदन जी, ये 16th ईस्ट एशियन समिट है और 2011 से इसके अंदर रूस और अमेरिका भी ज्वाइन किए हैं। मेरी समझ में जो कहा गया है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होगी, टेररिज्म की बात होगी, कोविड-19 की बात होगी और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी डिक्लेरेशन होगी और ग्रीन रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी की बात भी होगी, कोविड की कॉपरेशन की बात भी होगी। मेरी समझ में ये तो एक ऐसा फोरम है मिल बैठ के बातें करने का, इसमें कोई खास ऐसा बहुत जरूरी मुद्दा निकाला जाए तो निकलेगा नहीं। हाँ, फिर भी इसका एक मकसद होता है, मिल बैठ के बात करते हैं तो दूरियां थोड़ी कम होती हैं, तो आइसोलेट नहीं होता है। एक बात ये भी सामने आने के चांस हैं कि म्यांमार, जहाँ पे मिलिट्री ने टेक ओवर किया है, उसको भी साइड ट्रैक करने की बात हो रही है। तो मेरी समझ, और कल शायद आपने बताया है, ये ऑडियो नहीं था मेरे पास, कल टुमारो 28 तारीख को एशियन इंडियन आसियान इंडिया समिट भी है, तो उसके अंदर भी बात आगे जाएगी। और बात सारी एक ही है, ये बातें होंगी। अब क्या इसके ऊपर तो कोई ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है चीन के बरखिलाफ, और चीन को कंट्रोल करना भी मुश्किल है इन बातों से। जो भी कहे, हर कंट्री आपस में, हर कंट्री, चाहे वो ब्रूनेई लें, मलेशिया लें, चाहे साउथ चाइना सी से जो पीड़ित हैं, वियतनाम लें, हर देश, इंडोनेशिया लें, मलेशिया लें, हर देश चीन की विस्तारवादी नीतियों से पीड़ित है। बातों से कुछ होना हो जाए मुश्किल है, फिर भी मैं दोबारा कह रहा हूँ, फिर भी बातें तोड़ना भी ठीक नहीं है, बातें रहेगी जी। इसको मैं बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, ये होगा ठीक है, एक बातचीत होगी। धन्यवाद।
ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। अनिल गौर साहब, इस तस्वीर के बारे में जो भूषण दीवान साहब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि अमेरिका को जब हम देख रहे हैं तो अमेरिका चीन को उस ओहदे पर नहीं आने देगा जिस ओहदे पर इस वक्त अमेरिका है, और चीन पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगभग 2050 तक उसका टारगेट है कि विश्व की सबसे बड़ी वो शक्ति बन जाए। और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जिसका भारत के साथ थोड़ा सा भी विवाद होता है उसके पास चीन खास तौर पर जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा नेपाल को किस तरीके से वर्गलाने की कोशिश की गई, बांग्लादेश को, और पैसा देने की कोशिश की गई श्रीलंका तक को। लेकिन क्या खास तौर पर अब चीन करना चाहता है, क्योंकि विस्तारवाद को लेकर हम बात कर रहे हैं। मोदी साहब तो हमने यूएन में देखा किस तरीके से अफगानिस्तान का नाम तक ले दिया गया और इशारों इशारों में चीन तक की बात भी कह दी गई है। भादर जी, बात यह कि विस्तारवाद जो है चीन का, वो तो इनका एक बड़ा लक्ष्य है ना। देखिए, वो जो जीपिंग जो है उनकी जो एक कहते हैं ना, जो उनकी चाहत है, वो चाहत यही है कि वो अपने आप को मरने से पहले चीन के अंदर सबसे बड़ा लीडर जो है वो मनवाए चीन को, और उसके अंदर चाहे चीन का, मैं कहूंगा, वो चीन को ऐसे जगह धकेल रहे हैं कि आने वाले दिनों में मेरे को लगता है कि ये नाजी जर्मनी का जो हाल हुआ वही चीन का हाल होगा, क्योंकि एक टॉलरेंस पॉइंट होता है सारे मैं कहूंगा सारे विश्व के अंदर एक टॉलरेंस पॉइंट होता है। आप देखिए, इसने कर्जा दे के, जो आपने ठीक कहा, कर्जा दे के इसने जो है श्रीलंका को, जिबूटी को, इसने मालदीव में भी कोशिश की, मॉरिशस में भी कोशिश की, और इसने अब जो है तालिबान को भी ये दे रहा है, इसीलिए अच्छा वहां पे इसने जो है अपना मलेशिया को, और इसने अपना ये बर्मा को जो है, ये सारों को ये कर्जे दे के ये कोशिश ये कर रहा था कि उसके बाद में जिस हिसाब से पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है वही इनका हो। और श्रीलंका में तो आपको पता ही है, उन्होंने पोर्ट दे दिया उनको पूरा का पूरा, उन्होंने कहा जी आप पैसे नहीं दे सकते, हम तो ये ले लीजिए, आप पोर्ट ले लीजिए 100 साल की लीज पे। तो इसी हिसाब से वो कार्रवाई कर रहा है, पर उसका मकसद एक है कि हिंदुस्तान को वो घेराबंदी में डाल के हिंदुस्तान को किसी भी हालत में अपनी पोटेंशियल जो है हिंदुस्तान का वो अचीव ना करने दे, क्योंकि वो हिंदुस्तान को एक राइवल देखता है इधर, क्योंकि एशिया के अंदर वो कहता है कि मैं हूं, बाकी और कोई नहीं है, और सारी उसकी नीतियां अगर आप देखें उसी हिसाब से है। आज बात यह है कि हिंदुस्तान को दुनिया के सारे मुल्क, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूरोपियन नेशन है, सारे के सारे हिंदुस्तान के तरफ देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि भाई हिंदुस्तान जो है वो एक लीडर बना हुआ है। क्योंकि आप देखिए हमने क्या अचीव किया, 1 बिलियन हमने वैक्सीनेशन अचीव की जिस कंट्री ने, और जो आज तक किसी कंट्री ने नहीं की, चीन ने भी नहीं की इतनी। और सारे कहते थे कि हिंदुस्तान में तो लोग इतने मरेंगे कि उसकी गिनती नहीं होगी, तो वो तो उल्टा दिखा दिया। साथ में हमारा जो बाकी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख लीजिए आप, और अब इकोनॉमी भी जो है वो ग्रोथ की तरफ चल रही है। ये चीन नहीं चाहता, सबसे पहली बात है चीन नहीं चाहता ये, क्योंकि हिंदुस्तान अगर बनेगा, फलेगा, फूलेगा तो इन्फ्लुएंस कहां पे होगा, साथ वाले मुल्कों पे। तो उसने पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, अब वो लगा हुआ है जो दूसरे जो मुल्क हैं उनको इधर, जो साथ में आप ले लीजिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ में नेपाल है, भूटान है, सारों को अपने पर अब ये सारे मुल्क भी जान गए हैं। देखिए नेपाल को एकदम पता लग गया जिस हिसाब से चीन अंदर घुसा है, और उसने अपने गांव वहां बसाने शुरू कर दिए लोग को। बांग्लादेश को भी पता लग, बांग्लादेश ने रिफ्यूज कर दिया पैसा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो पैसा ऐसा नहीं होगा, वो पैसा उनको लेके कर्ज में डुबोने वाला है, फिर बाद में उनको लिए मुश्किल है। और मलेशिया का जो था उसने भी वो प्रोजेक्ट जो है बंद कर दिया हार्बर का, और उसने इसलिए बंद किया क्योंकि उनको पता है कि एक बार पैसा ले लेंगे चीन से तो फिर छुटकारा नहीं होगा, फिर तो देना ही देना है हमने। तो ये जो विस्तारवाद नीति जो है चीन की, ये इसको लेके डूबेगी। पर अब देखना ये है अमेरिका का, क्योंकि इसमें अमेरिका रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि अमेरिकन जो है ये बैठ के अब इन्होंने सोच लिया है कि चीन को काउंटर करने के लिए इकोनॉमिकली काउंटर करेंगे हम, मिलिटरीली तो करेंगे ही करेंगे, पर इकोनॉमिकली, क्योंकि ये जितने मुल्क हैं जिनको ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत ये पैसा दे रहे थे, अब उसकी बजाय अमेरिका जो है, अमेरिका में यूरोपियन संघ और साथ में ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और भी है, ये सारे मिलके उनको करेंगे फाइनेंस, ताकि
सस्ता पैसा उनको मिले, उनकी डेवलपमेंट हो, वो चीन की तरफ ना देखें। और ये मेरे को लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और ये जो मीटिंग भी होने वाली है, आप देखिएगा इसके अंदर भी जो टोन और टेनर होगा सबका, मुल्कों का, वो यही होगा कि विस्तारवाद सबसे पहले, कि किस हिसाब से जो मुल्क है वो दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और दूसरा जो मिलिटरी जो है, जो ताइवान को और दूसरे मुल्कों को ये दिखा रहे हो, जैसे हिंदुस्तान में भी लद्दाख के अंदर जिस हिसाब से इंकर्शन हुए हैं चीन के, उसके ऊपर भी बात होगी। और तीसरा सबसे बड़ी चीज जो है वो होगी क्लाइमेट चेंज, और साथ में होगी ये जो वायरस का, क्योंकि चीन के अंदर फिर दोबारा वायरस आ गया है। आप देखिए जो वेरिएंट है, उसने पूरी अपनी एक पूरा प्रोविंस बंद कर दिया, उसके अंदर लोगों को उधर फिर वही सील कर दिया। और ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा इसके अंदर, क्योंकि अब उंगलियां चीन के ऊपर उठेंगी और सारे के सारे मुल्क इकट्ठे होंगे, और वो अब चीन के साथ जो है एक पूरा का पूरा, मैं कहूंगा, टकराव होने वाला है। ठीक है भूषण दीवान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं अनिल गौर साहब कि आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं तोड़ना होगा चीन को। अब चीन क्या कर रहा है, छोटे छोटे देशों को पैसा देने की कोशिश कर रहा है। भारत का जिक्र करते हैं तो भारत एक बड़ा बाजार है, बड़े देशों का, अमेरिका का जिक्र करते हैं या फिर तमाम जो बड़े देश हैं वो भारत में पैसा लगाना चाहते हैं। अब खासतौर पर इसीलिए हम देख रहे हैं कि बड़े देश इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। तो क्या आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि हाँ चीन को काउंटर किया जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता नहीं, चीन को बर्दाश्त अमेरिका नहीं कर सकता, और तमाम देश भी हैं जिनके अपने अपने फायदे हैं भारत के साथ। तो अब क्या समझे हम कि जो हमने रणनीति बनाई है, विदेश रणनीति हो या फिर जो भारत की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, वो खासतौर पर काम कर रही है, क्योंकि अब दिखता है। हर्ष भारद्वाज जी क्षमा करें, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि चीन के साथ हम इंडिया अगले कम से कम 10-15 साल के पहले हम इकोनॉमिकली या मिलिट्रीली टक्कर दे सकते हैं। कारण आज हमारा जीडीपी $3 ट्रिलियन है, चीन का $15 ट्रिलियन है, और पीपीपी टर्म्स में देखा जाए तो चीन आज की डेट में जीडीपी नंबर 1 है। और दूसरी बात, मुझे मौका दें, मेरे सामने खुला हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स का अगस्त 21 का न्यूज आइटम। चीन ने 900 मिलियन लोगों को, लगभग 1 बिलियन लोगों को कोविड का इंजेक्शन दिया है, 2 बिलियन टीके दे चुके हैं। इंडिया ने 1 बिलियन दिया है, 100 करोड़, चीन ने 200 करोड़ दिए हैं। हमें समझना चाहिए, हमारा मीडिया बड़ा एक्टिव है, सरकार के लिए वाई करता है। जब तक हम सच्चाई से अगर हम मुख मोड़ेंगे तो आगे भी हमारी तरक्की नहीं होगी। दूसरी बात, चीन को अगर तोड़ना है, चीन इतना पावरफुल हो चुका है कि देखिए, जैसे यूएसएसआर, यूनियन सोवियत रिपब्लिक को तोड़ा था 1990 में, उस टाइम रोनाल्ड रीगन थे और वो बट गया, टूट गया। ऐसे अंदर से अगर टूटना है तो वो होगा। और मैं दोबारा कह रहा हूं, इस टाइप की बातचीत समिट वगैरह होती रहती है, कोई ना कोई एक सुराग मिल जाता है उसको आगे चीज को बढ़ाने का। और ये मैं फिर भी सब दोबारा इसी बात को आगे दोहरा रहा हूँ, आंतरिक जो चैलेंज उनके हैं, चाहे आंतरिक, उनसे चीन को नुकसान ज्यादा होगा बनिस्बत हम बाहर वाले को कुछ कर पाए। रूस भी इकोनॉमिक कंडीशन पोर है, अमेरिका भी लड़ने का दम था नहीं, तो ये कह दिया यूएनओ में हम कोल्ड वॉर नहीं चाहते। वर्ल्ड पावर ऐसी बातें नहीं करती है बातें। एनीवे, अंदरूनी क्या प्रॉब्लम है उनके, जो शी जिनपिंग कर रहे हैं, अंदर की जो पावर स्ट्रगल है वो, उसमें को सुराग गिराने का, नंबर 1। नंबर 2, आप देख रहे हैं और कोल का क्राइसिस आया है, इलेक्ट्रिक पावर की बहुत शॉर्टेज हो गई है, ये भी उनका अंदरूनी का क्राइसिस है, उसकी उनकी वीकनेस आएगी। नंबर 3, बड़ी कंपनियां, एवरग्रैंड जो बहुत भारी, बहुत बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट में, जब वो निकली है रियल एस्टेट में शुरू हुई थी, अब तो हर में है, वो अभी एक दो डिफॉल्ट हो चुके हैं अकाउंट पेमेंट के, ये भी इंटरनल इश्यू है। ये कह देना कि चीन जो कर रहा है, देखिए कर तो सब कुछ रहा है, वो छोटे देश को खरीद रहा है और पैसा है उसके पास, आप दूर कहाँ जा रहे हैं? भूटान इंडिया का प्रोटेक्टरेट है, डोकलाम भूटान इशू आप सब जानते हैं, आपको पता होगा। डोकलाम और चीन का भी आपस में संधि हो रही है और डोकलाम का काफी उन्होंने बना लिया आगे। तो मैं आपको समझ ये कहना चाह रहा हूँ, बातों से बड़ा मुश्किल होना, हाँ जो काम भारत कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत का काम जो कर रहा है भारत, आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन की, आपको पता होगा बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, वही चीज को रंग ला सकती है।
और दूसरी लास्ट चीज, अमेरिका क्वाड बना ले, ऑकुस बना ले, अभी वेस्ट एशिया क्वाड बन गया, इसराइल, यूएई, यूएसए, इंडिया वाला, ये सब बातें तभी फलित होगी। हाँ, अमेरिका है, इसराइल है, अगर इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन बातों को समझना होगा। सर, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।